कल्चरल अताशी ने जोर से मेज पर मुक्का मारा, फिर अपने तैश पर काबू पाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, जनाब, हमारी ड्यूटी और हमारा कौमी फर्ज क्या है, हम इसे बखूबी पहचानते हैं। ठीक है, परसों सफ़ीर साहब वापस आ जाएंगे। आप परसों शाम को तशरीफ़ लाएं, मैं आपको इनसे मिलवा दूंगा। लेकिन बाहर खतरा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी तलाश में है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बनी साहब ने तलखी से जवाब दिया, आपने जो कुछ किया हमसे पूछकर नहीं किया। ये कहकर इसने गुस्से से सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी और उठकर टहलने लग गए। फिर रुक कर बोले, आपके लिए बेहतर यही है किसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ निकल जाने की कोशिश करें, लेकिन ये काम भी आपको खुद करना होगा। सफारत खाना आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। मैंने नाउम्मीद होकर कहा, अब मुझे यहाँ से किसी महफूज मकाम तक पहुँचा दें, क्योंकि यकीन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक आदमी रेलवे स्टेशन से मेरे पीछे लगा हुआ है। इसने आपको सफारत खाने में दाखिल होते तो नहीं देखा? बनी साहब ने कुछ परेशान होकर पूछा। मैंने जवाब दिया, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। बनी साहब ने इसी वक्त किसी साहब को फ़ोन किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोले, हम आपको अपनी हिफाजत में यहाँ से निकाल कर दिल्ली से आगे दूसरे स्टेशन गाजियाबाद तक पहुँचा देंगे। वहाँ से आपको होड़ा एक्सप्रेस पकड़कर कोलकाता पहुँचना होगा और मगरबी बंगाल की जानब से दिल्ली के मकाम से बॉर्डर क्रॉस करके मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल होना होगा। हम आपको रास्ते का एक मुख्तर नक्शा दे देंगे। सिर्फ इसी तरीके से ही आप पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। मुझे सरद मोहरी के इस सलूक से मायूसी तो बहुत हुई। मैं मजबूर था और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान वापस पहुंचना चाहता था। मैंने इनसे कहा कि भारतीय फ़ौज ने पंजाब के बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ है। मशरक़ी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। बनी साहब हाथ झड़क कर बोले, आई एम सो सॉरी मिस्टर, इससे ज़्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ आइए। नचार मैं इनके साथ चल पड़ा। वो मुझे कमर्शियल सेक्रेटरी के पास ले गए। मुझे बाहर बिठाकर वो कुछ देर कमरे में सेक्रेटरी के साथ बातें करते रहे। फिर बाहर आकर बोले, सब काम ठीक हो गया है। हम आपको अखराजात के लिए कुछ भारतीय करेंसी और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी दे रहे हैं। अगर अब मुझे एक पिस्तौल, सॉरी, हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने नाश्ता नहीं किया था, रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही थी। मैंने एक कमरे के गुस्ल खाने में जाकर शेव बनाई, गुस्ल किया, फिर पेट भर कर अंडों का नाश्ता कर लिया कि मुझे शाम तक भूख नहीं लग सकती थी। ये बात पूरी तरह वाज़िया हो गई थी कि सफारत खाना किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और ये लोग जितनी जल्द हो सके मुझे यहाँ से निकाल कर बाहर करना चाहते हैं। मैंने फैसला किया कि मुझे मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए और कोई चारा भी तो ना था। बरनी साहब ने मुझे 200 रुपये भारतीय और 200 रुपये पाकिस्तानी अनायत कर दिए। फिर मुझे एक ऐसी वैगन में बिठा दिया गया जो सफारत खाने के मैले कपड़े लेकर लॉन्ड्री जाया करती थी। ये वैगन चारों तरफ से बंद थी। मैं इसमें कैद होकर बैठ गया और वैगन सफारत खाने की इमारत से निकलकर दिल्ली की पुरशोर सड़कों से गुजरती गाजियाबाद की तरफ रवाना हो गई। गाजियाबाद दिल्ली से कोलकाता और लखनऊ की तरफ जाते हुए पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है और यहाँ एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी ठहरती थी। देर तक वैगन सड़कों पर दौड़ती रही, फिर वो एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोलकर कहा, साहब, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ उतर जाएं। मैं वैगन से उतर आया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत मेरे सामने थी। मैंने माहौल का जायज़ा लिया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो पुरअसरार आदमी यहाँ तो मौजूद नहीं। वो मुझे आसपास कहीं नज़र न आया। वैगन वापस दिल्ली चली गई और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। मगरबी बंगाल से मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद अबूर करने के लिए कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ एक नक्शा मेरी जेब में मौजूद था। रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुसाफिर खाने में लोग अपने अपने सामान के पास बैठे बातें कर रहे थे।
अखबार पढ़ रहे थे या फिर कैंटीन के काउंटर पर खड़े हुए चाय पी रहे थे। इनमें खद्दर की टोपियों वाले भी थे और ऐसे भी मुसाफिर थे जिन्होंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा था। गेट के करीब पुलिस के 2-3 सिपाही हाथों में बैग लिए चक्कर लगा रहे थे। मैं मुसाफिर खाने में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। ये कचकन पोश बूढ़ा मेरे करीब ही बैठा उर्दू का अखबार पढ़ रहा था। मैंने खालस हिंदी में इससे पूछा कि कोलकाता जाने वाली गाड़ी कब आएगी। इसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मियाँ तुम हावड़ा एक्सप्रेस का पूछ रहे हो? जी हाँ जी हाँ। बड़े मियाँ के अंदाज से जाहिर हुआ कि वो मुसलमान हैं। मुझे मालूम था कि कोलकाता के एक स्टेशन का हावड़ा और दूसरे स्टेशन का नाम सियालदा है। मैंने कोलकाता शहर देखा हुआ था। बड़े मियाँ ने कहा, मियाँ हावड़ा एक्सप्रेस 2 बजे आएगी। तुम कलकत्ता में क्या करते हो? मैंने मफलर को अपने सर पर दोबारा लपेटते हुए हिंदी ज़बान में ही कहा कि एक महाशय जी की कपड़े की दुकान पर मुलाजम हूँ। दुकान का हिसाब किताब करता हूँ। बड़े मियाँ ने मेरा नाम पूछा तो मैंने जो हिंदू नाम ज़बान पर आया बता दिया। वह खामोशी से अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। 11 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैं यूं खुली जगह नहीं बैठना चाहता था। वहाँ ऐसा मुसाफिर खाना भी नहीं था जो चारों तरफ से बंद हो। ऐसा एक रिफ्रेशमेंट रूम प्लेटफॉर्म के अंदर था। मैं टहलता टहलता चारों तरफ गहरी नज़रों से देखता हुआ टिकट वाली खिड़की पर पहुंच गया। खिड़की खुली थी। अंदर टिकट बाबू लंबे चौड़े रजिस्टर में कुछ इंदराज कर रहा था। मैंने हिंदी में पूछा कि कोलकाता का टिकट मिल जाएगा। इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, सेकंड क्लास का टिकट मिल जाएगा? इसने देखे बगैर कहा, हावड़ा एक्सप्रेस में सारे डब्बे सेकंड क्लास के होते हैं। मैंने किराया पूछने के बजाय 100 के दोनों भारतीय नोट इसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, एक टिकट कोलकाता का दे दीजिए। इसने 200 रुपये में से 10-10 के 3 नोट मुझे वापस करते हुए कहा, रात जनता एक्सप्रेस से क्यों नहीं चले जाते? लाला जी, इससे आधे पैसे बच जाएंगे। जी मुझे जल्द पहुंचना है। वहां महाशय जी तिलक राज मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया। टिकट बाबू ने मुझे टिकट दे दिया और मैं गेट की तरफ बढ़ा और चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफार्म में आ गया। एक सादा और तवील प्लेटफार्म था जिसके एक जानब दीवार पर हिंदी के कई बोर्ड लगे हुए थे। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में दाखिल हो गया। अंदर पुरानी वज़ा की एक मेज कुर्सियां पड़ी थीं। पीतल के गुलदानों में 2-3 रोज के बासी फूल सजे हुए थे। मैं एक मेज पर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। वर्दी पोश बैरे ने मुझे बेजारी से देखा और चला गया। मैंने इस ख्याल से कुछ केक पेस्ट्री भी मंगवा ली कि वहां ज्यादा देर तक बैठ सकूं। फिर भी 1 बजे तक ही बैठ सका क्योंकि वहां खाना खाने वालों का तांता बंध गया था। मैं बिल अदा करके बाहर प्लेटफार्म पर आ गया। प्लेटफार्म पर कोलकाता जाने वाली मुसाफिरों का सामान कुलियों ने एक कतार में लगा दिया था। मैं रिफ्रेशमेंट रूम के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। एक रेडी वाले से हिंदी का अखबार खरीदा और पढ़ने लगा। अखबार में मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में नहायत तशवीशनाक खबरें छुपी हुई थी। इसका मतलब था कि मशरकी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अखबार पढ़ रहा था और झुकी हुई नजरों से माहौल का भी जायजा ले रहा था। प्लेटफार्म पर अब मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा था। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। प्लेटफार्म के सामने की जानब रेलवे लाइनों के पार एक मंदिर के किल स्तूप में चमक रहे थे। दूर प्लेटफार्म के कोने पर मुझे लंबे तरों वाले 2 मिलिट्री पुलिस के आदमी नजर आए तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। मगर एमपी वाले वहीं खड़े थे। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि गाड़ी जल्दी चले, मगर कम बखत आधा घंटा लेट आई। मुसाफिरों में हलचल मच गई। मैं अभी मुसाफिरों के हजूम में गुल हो गया। डब्बे में आते ही मैं सीधा बाथरूम में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 मिनट बाद एक आदमी बाहर से दरवाज़ा दड़दड़ाने लगा। मैंने दिल ही दिल में इसे कोसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। ये एक तौंदील लाला था जिसने हाथ में लोटा थाम रखा था। मेरे बाहर आते ही वो बाथरूम में घुस गया।
इंजन ने सीटी बजाई, गार्ड ने भी सीटी का जवाब सीटी से दिया। फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई दरिया जमुना के पुल से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। मौसम सरमा की वजह से दरिया का पाट अक्सर जगहों से खुशक था। दूर लाल किले की पुरशिकवा इमारत नजर आ रही थी, जिस पर भारत का परचम लहरा रहा था। मेरे दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। यह किला मुसलमानों की जाहो जलाल की अलामत था। जवाबे किस्सा परिना बन चुका था। दिल कई बार उजड़ कर वीरान हुआ, मगर 1947 में ऐसी उजड़ी के फिर आबाद ना हो सकी। जिस दिल्ली को कभी मुसलमानों की तहजीब और सकाफत का मरकज समझा जाता था, आज वहाँ जगह जगह हिंदी जबान में बात होती थी और दुकानों के बाहर उर्दू का बोर्ड कहीं दिखाई नहीं देता था। जमुना गुजर गई, लाल किला गुजर गया। गाड़ी की रफ्तार पुल पार करने के बाद तेज हो गई। सहारनपुर आ गया। फिर ट्रेन कुछ देर रुकी। प्लेटफॉर्म पर काफी रश था। यहाँ भी मैं बाथरूम में घुस गया और गाड़ी चली तो बाहर निकला। इसके बाद लखनऊ के स्टेशन पर गाड़ी ज्यादा देर रुकी रही, लेकिन मैं ज्यादा देर बाथरूम में ना ठहर सका। एक मुसाफिर अंदर आना चाहता था, मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। यहाँ पुलिस और मिलिट्री के 2-3 सिपाही चल फिर रहे थे। जितनी देर ट्रेन रुकी रही, मेरा दम रुका रहा। मैंने एहतियातन वो कागज जिस पर मशरकी पाकिस्तान के बॉर्डर का छोटा सा नक्शा बना हुआ था, लपेट कर पाकिस्तानी करेंसी के 100 के दोनों नोटों के दांत अपनी जूतों में रख लिया था। ट्रेन लखनऊ से चली तो मेरी जान में जान आई। ओड़ा एक्सप्रेस अब स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती हुई उड़ी चली जा रही थी। मुगल सराय का स्टेशन आ गया। इसका प्लेटफॉर्म काफी कशादा था। मैं अपनी कोने वाली नशिस्त में तबका बैठा था। आखिर यहाँ से भी ट्रेन चल पड़ी। असनोल से बंगाल का रंग शुरू हो गया। अब जगह जगह नारियल के झुंड नजर आने लगे थे। छोटे छोटे गांव थे, झोंपड़ियों जैसे मकान थे, जिनके आगे छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। असनोल से आगे निकलते ही शाम के साए गहरे हो गए और फिर रात हो गई। ट्रेन सारी रात अहम मकामात पर रुकती हुई चलती रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। होड़ा एक्सप्रेस के दूसरे बड़े स्टेशन होड़ा के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में एक गनगरज के साथ दाखिल हुई तो दिन निकल चुका था। मशरकी पाकिस्तान के अब तक सियासी हालात की वजह से यहाँ मिलिट्री और CID के लोगों का मौजूद होना कुदरती बात थी। मैं इन्हें पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन इस बात के ख्याल से एक परेशान था कि कहीं वो मुझे पहचान न लें। एक बात बताना भूल गया कि मैंने अमृतसर से चलते वक्त ही अपनी मूंछें मूंढना छोड़ दी थी और इस वक्त मूंछों के बाल खासे बढ़ गए थे। मेरे माथे पर ज़फ़रान के तिलक का निशान भी मौजूद था, अगरचा पहले से कुछ फीका पड़ गया था। मैं कसदन चंद मुसाफिरों के साथ डब्बे से निकल आया और लोगों की भीड़ में गुम होकर प्लेटफॉर्म की जानिब बढ़ने लगा। 2-3 ऐसे सफ़ेद पोश आदमियों को मैंने देख लिया था जो एक तरफ हट कर खड़े हुए थे और एक मुसाफिर को घूर घूर कर देख रहे थे। एक जगह मगरबी बंगाल का वर्दी पोश सिपाही एक मुसाफिर की तलाशी ले रहा था। एक आदमी जो शक्ल सूरत से इंटेलिजेंस का आदमी लगता था, सिपाही के करीब खड़ा तलाशी का अमल नहायल दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने सर झुका लिया और मुसाफिरों के धक्के खाता सीढ़ियों वाला पुल चढ़ने लगा। ये सीढ़ियां दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर खत्म होती थी। गेट पर एक बंगाली टिकट चेकर खड़ा था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी टिकट थमा कर बाहर निकल गया। मैं एक तरफ होकर मफलर गर्दन से उतार कर तय करने लगा, क्योंकि कलकत्ते का मौसम ज्यादा सर्द नहीं था। अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बोला, कहाँ से आ रहे हो? मैं अंदर से काम किया, मगर ऊपर से बड़े पुरइत्माद अंदाज में मफलर तय करते हुए जवाब दिया, दिल्ली से आ रहा हूँ महाराज। और कहाँ से आना है? दिल्ली में कड़ाके का पाला पड़ रहा है जी, राम राम। इस शख्स का चेहरा स्पार था, सिर्फ इसकी करंजी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। पतलून और बुश शर्ट में मलबूस था। उम्र 40 के करीब होगी। बालों में कहीं कहीं सफेदी झलक रही थी। मुझ पर नजरें गाड़े वो निचला होंठ दांतों में बार बार दबा लेता था। दिल्ली में क्या करते हो और यहाँ किससे मिलने आए हो? इसका उर्दू बोलने का लहजा करनाल वालों का था। मैंने इसी इत्मीनान के साथ जवाब दिया,
महाराज, दिल्ली में खादी भंडार वालों की दुकान पर काम करता हूँ। यहाँ कोलकाता की सोनागाची बाजार में इनकी दूसरी दुकान है, वहां बदली हुई है। तुम्हारा सामान कहाँ है? इसने एक खतरनाक सवाल किया। मैंने संभल कर जवाब दिया, महाराज, हम गरीबों का क्या सामान होगा, दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? महाराज, वो जरा सा मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, मेरे साथ आपको स्टेशन तक चलना होगा। मेरी रूह लर्ज उठी। यही वो जुमला था जिसका मुझे इस वक्त धड़का लगा हुआ था। जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, मगर मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए अपने चेहरे पर जरा सी घबराहट ज़ाहिर ना होने दी। कम से कम मुझे यही ख्याल था। मैंने जरा तलखी से कहा, क्यों महाराज, हम थाने काहे को जाएं? किया क्या हमने? कोई चोरी की है? किसी की जेब काटी है? चलिए आप हमारी दुकान पर चलिए। इस पर मेरी बात कोई असर ना हुआ। तहकमाना लहजे में बोला, राजेश जी, सीधी तरह मेरे साथ थाने चलिए। आपको जो कुछ कहना है वहीं चलकर कहें। इसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, फिर आहिस्ता से बोला, अगर आपने भागने की कोशिश की तो इतना जरूर याद रखें कि मेरा हाथ पतलून की जेब में है और इसमें एक भरा हुआ पिस्तौल भी है। मेरा बदन खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन ऊपर से मैं इसे यही कह रहा था कि चलो थाने चलो। मैं दुकान पर फोन करके मालिक को बुला लूंगा, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मेरी जान हवा हो गई थी और मुझे अपने सामने मौत का फंदा नजर आने लगा था। यह हकीकत थी कि अगर एक बार थाने पहुंच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगी। तलाशी लेने पर मेरे जूते के अंदर से मशरकी पाकिस्तान का सरहदी नक्शा और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हो जाएगी। भी तभी मायने से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं हिंदू के बेस में मुसलमान हूँ, गोया पाकिस्तानी जासूस हूँ। इसके बाद इनके लिए मालूम करना मुश्किल ना होगा कि मैं वही कमांडो हूँ जिसने पठानकोट छावनी में प्रिया तोप तबाह की थी। मैंने तेजी से फरार होने के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया।